अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आवर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं वाजिद अली और पाकिस्तान और दुनिया भर की इकोनॉमीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम दोबारा से हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ अरसे से आईएमएफ को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ की मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमें एक तीसरा इंस्टॉलमेंट मिलना है आईएमएफ से, उनकी जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है हमारे साथ, उसके तहत। तो कल फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने रिपोर्ट इशू की है, जिसमें उसने पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बात की है, जिसकी डिटेल्स हमें वाजिद देंगे। जी शहरियार, 2024 को अगर मैं ग्लोबल इलेक्शन ईयर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल 50 से ज़ायद ममालिक में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर उनमें प्रोमिनेंट कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो यूएस है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, और हालिया बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुआ है लास्ट मंथ। तो आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद मेजर जो कंट्रीज़ होते हैं उनकी ग्लोबल फ्रंट होता है, इकोनॉमिक फ्रंट होता है, फॉरेन फ्रंट होता है, उन पर एक पॉलिसी, मेजर पॉलिसी शिफ्ट आता है। तो उसी हवाले से जो फिच है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है, उसने पाकिस्तान के हवाले से भी बात की है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के लिए। जो आई थिंक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आया जो एक करंट इकोनॉमिक वॉज है उसको वो संभालेगी कि नहीं। तो इसी हवाले से एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रहा है। बिल्कुल। तो इसी हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से जो फिच ने अपनी रिपोर्ट में कमेंट्स किए हैं, वो ये बताया है कि पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में मज़ीद आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपनी क्रेडिट रेटिंग बेहतर करनी है। और इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट एजेंसी है उसने एक इंदिया दे दिया है कि ये हमारा जो करंट एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट चल रहा है और ये हमारा आखिरी नहीं होगा और हमें मज़ीद आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। मतलब इंडिपेंडेंस पे रहेगी हमारी। और साथ वो भी यही कहा, उन्होंने एक ये भी कहा है कि जो आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट होके उसको एक सॉलिड पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक मेजर लेवल पे एक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। तो शहरियार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आईएमएफ की बात हो रही है, तो कल ही सरकारी ज़राए से एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो आईएमएफ का सेकंड रिव्यू मिशन है जायज़ा लेने के लिए, करंट जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके जो 3 बिलियन का प्रोग्राम है, जिसमें हमें $1.9 बिलियन मिल चुके हैं, उसके बाद अभी $1.1 बिलियन की जो ट्रांच रहती है, उसी हवाले से कि आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, यानी 8 फ़रवरी के बाद जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फ़रवरी के आखिर से पहले तक न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी इलेक्शंस के बाद और नई गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश होने से पहले उनके आने का प्लान बनाया, जिसमें वो एक जायज़ा लेंगे करंट एग्रीमेंट का। और ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा करंट स्टैंड बाय एग्रीमेंट है $3 बिलियन वाला, वो 12 अप्रैल को एंड होने जा रहा है वो। अच्छा, ओके। तो उसी हवाले से ये जायज़ा मिशन ये होता है कि वो ये देखते हैं कि जो हमने किसी भी कंट्री को एक जो हमने लोन दिया है, आया कि वो लोन के साथ हमने जो कंडीशन उनको दी थी वो पूरी हो रही है कि नहीं, उनमें कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से वो रिव्यू मिशन आएगा। तो रिव्यू मिशन के बाद आईएमएफ को जो करंट एग्रीमेंट उसकी लास्ट किस्त है वो अप्रैल से पहले देनी है। अगर डिले हो जाता है, रिव्यू मिशन में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा अप्रैल के बाद। यानी अगर ये फेब के एंड में आ रहे हैं तो उनको एक सर्टेन पीरियड तक ये रिव्यू अपना एंड करना है। अगर रिव्यू एंड नहीं होता उसके बाद टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा वहाँ पे। जी। अच्छा, दूसरी बात, हम ये बात ये कर तो रहे हैं आईएमएफ की बात। आईएमएफ की काफ़ी हम पिछले दिनों बात करते रहे, इलेक्शंस की भी हमने बात की है। तो इलेक्शंस के हवाले से कल एक सिग्निफिकेंट फैसला था जो सिंध हाई कोर्ट का, और वो ये था कि जी जो पिछले कुछ अरसे में इंटरनेट बहुत दिनों बंद रहा है, बंद नहीं रहा तो स्लो रहा है, कुछ लोगों को कंप्लीट बेसिकली स्मूथ आपको सर्विस नहीं मिलती रही है। तो मेजर आउट क्या कहते हैं, ये मैसिव जो आउटब्रेक हुआ था, ये सारा एक जन 7 को हुआ था, एक जनवरी 20 को हुआ था। हाँ जी, दिसंबर 17 को, 7 जनवरी को और 20 जनवरी को, 20 जनवरी को हुआ था। दिनों में बहुत मेजर किस्म का ये सस्पेंशन ऑफ, जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो गए थे। बिल्कुल। तो सिंध हाई कोर्ट में लॉयर और एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने पिटीशन बेसिकली की हुई थी कि इसके खिलाफ कि भाई ये इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए, ये आवाम का एक हक है, इट्स राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो कि इससे अफेक्ट हो रहा है और वो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन की हुई थी कि जी आवाम को एक स्मूथ इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए। तो उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि कम अज़ कम इलेक्शंस तक 8 फरवरी तक स्मूथ अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि इससे इलेक्शंस का जो प्रोसेस आ रहा है उसमें नॉट जस्ट अवाम बल्कि कैंडिडेट्स को भी इससे वो फ़ायदा होगा, बिकॉज वो एक्सेस कर सकेंगे इलेक्शन कैंपेन्स लोगों की, और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ एक्सेसिबल है वहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। तो अब शहरियार देखना तो ये होगा कि एक जो सिटीजन है उन्होंने एक लीगल
डोर तो एक नॉक किया है इस हवाले से। लेकिन अगर अब लास्ट जो एक बात कीजिए, इसमें DGPDA भी बैठे थे, साथ हमारे इन्फो मिनिस्टर भी बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि टेक्निकल ग्लिच 2 या 3 माह परसिस्ट करेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट के गवर्नमेंट के बाद उन पर असर कोई पड़ता है या कोई वो स्विफ्ट एक्शन लेते हैं इस हवाले से या नहीं। अभी उन्होंने तो ग्लिच की बात कर दी है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि कम से कम 8 फरवरी तक तो उनको स्मूथ सप्लाई देना है। और जो हमने 3 डेट्स की बात की, उन 3 डेट्स में एक मेजर डिस्ट्रप्शन हुई थी इंटरनेट सर्विस में, और सोशल मीडिया सारे सर्विसेज भी सारी डाउन हो गई थी पूरे पाकिस्तान में। तो उससे आपको पता है कि हम भी ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट हुआ था, हमारा काम भी इफेक्ट हुआ था। एटलीस्ट एक साई ऑफ रिलीफ है कि किसी भी देयर इज एन ऑर्डर नाउ, और किसी ने इतना मेजर स्टेप लिया है और एक लीगल वे इख्तियार किया वहाँ पे कि उन्होंने इंटेंसिटी को समझा इस मसले में। और जिब्रान ने इसलिए भी ये पिटीशन फाइल की क्योंकि जिब्रान खुद भी इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। वो PS 110 जो सिंध असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने भाई ये प्ली बेसिकली ली थी, उन्होंने PTA को और दीगर इदारों को एक पार्टी बनाया था इस पिटीशन में, कि उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट जो सर्विसेज है उनकी डिस्ट्रप्शन से, उनकी डिसकंटिन्यूएशन से उनकी तरह और बाकी सारे कैंडिडेट्स की भी इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो हैम्पर हो रही हैं, ताकि उनके सारे उनकी जो वोटर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही है, उनको एक्सेस ही नहीं है किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन का, तो वो किस तरह से जजमेंट कर पाएंगे। और ये अभी तो 3 डेट्स हमने जिक्र किया, उसमें तो ये हो ही रहा था, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि अभी मजीद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि PTA की DG ने कहा था कि ये डिस्ट्रप्शन रहेगी 2-3 महीने तक, तो आई थिंक उसको कर्व करने के लिए मेरे और उनकी जो टोन थी, उनके जो एक कन्वे करने का तरीकाकार था, वो मुझे बड़ा एक जैसे होपलेसनेस होती है कि वो मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरह की फील हो रहा था। और ये काफ़ी मुझे बात फील हुई और मैं इसी वजह से काफ़ी कंसर्न था कि ये आया कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाए तो कि ये अमल दरामद होगा कि नहीं इस पर। अच्छा, इलेक्शन की बात की जाए तो साथ ही मैं जैसे पंजाब गवर्नमेंट की है, बिल्कुल, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के हवाले से 4.8 अरब रुपए जारी किए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए उन्होंने एक बजट मुख्तस किया है, जिसमें तकरीबन 3 अरब रुपए जो सिक्योरिटी हमारे पर्सनल हैं, आर्मी है, रेंजर है, उनके एक्सपेंस के लिए जाएंगे और CCTV कैमरास के लिए जाएंगे। उसके अलावा एडिशनल जो इनकी लॉजिस्टिक वगैरह सपोर्ट है उन पे जाएंगे, और साथ 1.50 बिलियन रुपए है वो मुख्तस किए गए हैं कि पोलिंग स्टेशन पे जो CCTV कैमरा है और वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है उनकी एक्सपेंस के लिए मुख्तस किया गया। उसके साथ 500 मिलियन एडिशनल एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही हैं, या फिर टीचर्स की साथ हम देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह हो रही है पोलिंग स्टेशन के हवाले से, तो 500 मिलियन रुपए उस पर मुख्तस किए गए हैं। 3 अरब रुपए सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे रेंजर्स वगैरह हैं उनके एक्सपेंस के लिए, और उसमें 1.50 किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पे जो अमला मौजूद होता है एट द डे ऑफ पोलिंग, जो एक्सपेंस आएगा उसको कवर करने के लिए। और साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस को भी 1.193 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं, ताकि एक तो आर्म फोर्सेस तो हैं ही हैं, साथ जो हमारे सिविल इदारे हैं उनकी एक्सपेंस को भी ड्यूरिंग इलेक्शन स्मूथ उनको बनाने के लिए भी 1.19 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं। आई थिंक 2.25 लाख के करीब जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें पुलिस भी है, आर्मी, रेंजर्स, ये तीनों मिला के कुछ 2.25 लाख के करीब लोग हैं जो पूरे पंजाब में सिविल एंड आर्म फोर्सेस मिला के। बिल्कुल। अच्छा, आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और वो ये है कि जो माजूर लोग हैं उनको ट्रैवल की जो फैसिलिटी है उसको मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए, उनको मज़ीद क्या करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए डिसेबल जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं उनको कंसेशंस ऑफर किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने टू ट्रैवल ऑन द मैस ट्रांजिट सिस्टम। तो उसमें जो ट्रैवल जो कंसेशंस हैं वो 50% के करीब हैं, 50%। ये एक नई स्कीम पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, जिसके थ्रू वो कार्ड्स इशू करेंगे इन डिसेबल लोगों को। स्पेशल कार्ड्स हैं, स्पेशल कार्ड्स होंगे जो आपको बनवाने पड़ेंगे ये अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और ये उन्हीं को इशू होंगे जिनके पास गवर्नमेंट का जारी करदा एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। इट्स नॉट कि कोई भी जाए और डिसेबल्ड है कोई भी बनवा सकेगा, यू हैव टू हैव अ गवर्नमेंट का इशूड सर्टिफिकेट जो जिसमें ऑब्वियसली लिखा होगा कि आपको क्या डिसेबिलिटी है, ये है भी कि नहीं है, जो भी है, तो एक काइंड ऑफ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो जाएगा ना, तो उसके थ्रू ही गवर्नमेंट प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आप कार्ड ले सकेंगे। बिल्कुल। तो उस कार्ड के बाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं उनमें 50% डिस्काउंट होगा इन लोगों। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम्स कौन से? अब मैस ट्रांजिट में इंटरसिटी वगैरह, मेट्रो बसेस हो गई, स्पीडो वगैरह, एग्जैक्टली जितनी मैस ट्रांजिट की जो मोड्स हैं उन सब में इन बसेस। और ये अगर मैस ट्रांजिट की बात की जाए, अगर पंजाब की बात करें तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद में तो नहीं है, लाहौर में है, मुल्तान में, मेजर सिटीज में है, मेजर सिटीज में बिल्कुल 2-3 ही है, 2-3 एग्जैक्टली। तो उनमें मैस ट्रांजिट की जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनमें कम से कम डिसेबल लोगों को। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन ये करूँ कि ऑरेंज पे तो मैं सफ़र करता रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ऑफिस वगैरह और यहाँ पे घर से
मेन मेरा रास्ता वही है। तो उसमें अभी तक जो फ्री फैसिलिटेशन दी गई है, फ्री फैसिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स को दी गई है वो, बिल्कुल। इसमें आपको स्टूडेंट अपना कार्ड दिखाएं, कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं, कार्ड दिखाएं और वहाँ पे आपको जो फ्री जो ऑरेंज ट्रेन का है वो टोकन मिल जाएगा। और ये अच्छी बात है कि आपने एक स्पेशल कोटा जहाँ स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस किया था, साथ आपने डिसेबल अफराद के लिए भी कर दिया। बट क्या इसे स्टूडेंट्स के लिए था फ्री या और किसी के लिए भी नहीं, था? सिर्फ अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए था जी। अच्छा, ये अब डिसेबल पर्सन की बात कर ली जाए तो 2 या 3 माह पहले शरियार, अगर आपको याद हो, काफ़ी वीडियोस वायरल हुई थी और काफ़ी एक हजीमत का सामना करना पड़ा था मैं एज ए पाकिस्तानी, जब हमने ये देखा था कि ट्विटर पे काफ़ी वीडियो ट्रेंड कर रही थी कि यहाँ से लोग उम्रे की नीयत से जाते हैं या फिर कारोबार की नीयत से जाते हैं सऊदी अरब वगैरह में, तो वहाँ पे जाके अपना जो बैगर बन जाते हैं वहाँ पे, अच्छा, भीख वगैरह मांगना शुरू कर, गधा वगैरह बन जाते हैं वहाँ पे। तो ये काफ़ी वीडियो वायरल हुई और इस हवाले से काफ़ी एक्शन भी लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हज़ारों लोग डिपोर्ट वगैरह हुए, डिपोर्ट की गए। और इसी हवाले से एक जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट्री पैनल जो था उसकी मीटिंग हुई, उसमें बताया कि 2.5 साल के अरसे में, पिछले 2.5 साल में 44,000 के करीब ऐसे लोग डिपोर्ट किए गए हैं जो सऊदीया पे ट्रैवल कर रहे थे, जिनकी नीयत ही सिर्फ यही थी कि वहाँ पे जाके उन्होंने एक मुल्क की इमेज ख़राब करनी है और भीख मांगनी है वहाँ पे। उम्रे के वीज़ा पे जा रहे थे, उम्रे के वीज़ा पे जा रहे थे, भीख मांगने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। तो उसमें साथ ये भी बताया गया है कि साथ जो उसमें जो पार्लियामेंट्री पैनल था उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी थी, साथ नादरा के ऑफिशियल्स भी थे। तो की कमेटी मीटिंग थी, पूरी कमेटी मीटिंग थी। उसमें पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने डायरेक्ट किया है फॉरेन ऑफिस को, आप प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस करें, जिसके बाद ये जो एक मुल्क को एक जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो अफराद हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और साथ ऑफिशियल्स को ये भी कहा गया कि भाई उनके नादरा ऑफिशियल को कि को जैसे ही ये ऑफिशियल मिले तो आप उनके जो फॉरेन जो पासपोर्ट है या फिर उसके आइडेंटिटी कार्ड है वो ब्लॉक करें, ताकि उनको एक सज़ा मिले, उनको सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम ये ओवरसीज ट्रैवल की तो हमने बात की है, इसमें कुछ लोग ज़ाहिर से मकसद क्या होता है, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो जो बैक होम उनके रिलेटिव्स हैं उन तक एक इकोनॉमिक उनकी एक नई इनकम जनरेशन का मीडियम बनता है उसे। तो इस हवाले से आपको अगर याद होगा, हमने 2-3 एपिसोड्स पहले एक जिक्र किया था कि पाकिस्तान और दुबई की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है $3 बिलियन का, बिल्कुल $3 बिलियन का एग्रीमेंट है, जिसमें उन्होंने रेलवे के ऊपर और लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर कोऑपरेशन के लिए $3 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया था। आई रिमेंबर, यस। तो उसी हवाले से पाकिस्तान और दुबई की जो रिलेशनशिप है, जो काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है, काफ़ी अच्छा फ्रेंडली है, उसमें डेवलपमेंट ये भी है कि दुबई के जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है उसके एक रीजनल हेड हैं प्रॉक्सिमिटी मार्केट्स के, जिनका नाम बदर अल हबीब है। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं वो पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि बहुत लुक्रेटिव और बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं। अब उनको ज़ाहिर हमें भी पता है कि पाकिस्तान से बहुत लोग, कल ही एक रिपोर्ट हम जिसमें बता रहे थे कि ना पाकिस्तानी जो एज ए 7th लार्जेस्ट नेशन है जो दुबई में प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करती है, वहाँ पे बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है काफ़ी। आई थिंक उसी कंटिन्यूएशन में जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो एक स्टेटमेंट है, आई थिंक वो काफ़ी मायने रखता है कि उन्होंने कहा है कि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग हैं इन 2 सेक्टर्स में, उसमें पाकिस्तानियों की बहुत अहमियत है। ये उन्होंने एक्नॉलेज किया है इस चीज़ को कि वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट इसी सेक्टर्स में, रियल एस्टेट में स्पेशली होता रहता है। ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन दुबई में है, स्पेशली नॉट जस्ट यूएई बट जस्ट दुबई में, वो 2022 के हिसाब से थी 4 लाख लोगों की। सिर्फ दुबई में 4 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि उस दुबई की टोटल पॉपुलेशन का 13% हिस्सा है। तो इसलिए भी उन्होंने कहा है कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि दुबई इज अ परफेक्ट स्पॉट टू सेट अप अ बिजनेस फॉर अ पाकिस्तानी, और नॉट जस्ट सेट अप अ बिजनेस, पर अगर उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है तो दुबई एक बहुत अच्छी मार्केट है। एग्जैक्टली, क्योंकि दुबई का जो उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं। दुबई के तो इकोनॉमी में चलती ही इस तरह से, बाहर के लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे टूरिज्म भी उनको मिलता है। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये जो 2 सेक्टर्स हैं इनमें पाकिस्तान का जो है और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने की फोकस खुद भी रखा हुआ है। पाकिस्तानी तो जा रहे हैं बट वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तानीज को इन 2 सेक्टर्स में, टूरिज्म में, इन्वेस्टमेंट में। यानी 2 तरफा प्यार चल रहा है इनका। बिल्कुल, वो हमारा चल रहा है और चलता रहेगा, और होपफुली चलता रहे, ताकि यहाँ से जो लोग अगर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, तो मतलब इनकम जनरेशन का एक तरीका बन जाएगा ना, बजाय लेबर फोर्स करने के वहाँ पे कि लेबर हमारा तबका जा रहा है वहाँ पे इन कामों में इन्वॉल्व है, बजाय एक जो करंट नीड्स हैं, एक ग्लोबल नीड्स हैं, ताकि वो ग्लोबल रेमिटेंस ला सके मुल्क में, उनको बेनिफिट हो सके, वहाँ पे एक स्किलफुल वर्कफोर्स हो जिसका फ़ायदा
डिवाइड हो सके पाकिस्तानी बिल्कुल। वहाँ पे। सो उन्होंने ये भी बताया कि जी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पिछले साल में सिर्फ 2.5 लाख जो है बंदा गया था दुबई एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या बात है, काफ़ी सो लोग हैं। उसमें ज़ाहिर उसके थ्रू उनको टूरिज्म में भी उनके सेक्टर को फ़ायदा हुआ। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह जो पाकिस्तान के और दुबई के बीच में जो एक उन्होंने एक्सीलेंट कनेक्टिविटी रखी हुई है दोनों मुल्क और शहर के बीच में। वीज़ा प्रोसेस भी बहुत आसान है, फ्लाइट ऑपरेशन भी बहुत ईजी हैं, ईजीली आपको मिल जाता है। बट जिस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिसेंटली फ़्लाइट्स महंगी थोड़ी सी हो गई हैं, वो इशू अच्छा। है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से यूएई ने कम अज़ कम जो है वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस के थ्रू, वीज़ा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के थ्रू, और एक और उनके दोनों के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा है कॉल चलो दुबई कैंपेन। चलो दुबई कैंपेन चल क्या रही है। नाम, ज़बरदस्त नाम लगा मुझे, तो अच्छा लगा ना। आई थिंक इसलिए सब लोग दुबई जा रहे हैं। चलो दुबई, नॉट जिनको टूरिज्म करना है वो भी दुबई जा रहे हैं, चलो दुबई, जिनको बिजनेस है ना वो भी चलो दुबई हो रहा है। नाम बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसलिए पाकिस्तानी के लिए जो मार्केट है ना दुबई की, इसलिए भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि बिकॉज चलो दुबई। हाँ ठीक है। तो ये सब कुछ दुबई के साथ तो हमारा अच्छा, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अपने, अगर आपको याद हो, सेकंड जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने कुछ स्टार्टअप्स की बात की थी। बिल्कुल। और स्टार्टअप को बताया था कि काफ़ी बूम हुआ था, उसके बाद ले ऑफ भी हुए थे। तो उस वक्त हमने बात की थी चीते, जो एक ऑनलाइन डिलीवरी एक ऐप शट डाउन कर रहा है वो। अब आपको एक कंसर्निंग न्यूज़ मैं ये बताऊं कि दराज जो ऑनलाइन ऐप है, बहुत पॉपुलर ऐप है, वो अपनी ग्लोबली जो अपनी वर्क फोर्स उसका 25% तक ले ऑफ करने जा रहा है। 25%। और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं तकरीबन 400 से 500 जो हाई रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस ले ऑफ का शिकार होंगे, और पाकिस्तान में जो इनकी मार्केट है ग्लोबली वो भी इफेक्ट होगी। तो साथ में हाई रैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं इसमें, हाई रैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उनका जो मेन मकसद भी उन्होंने ये बताया कि उनका मेन मकसद इस करंट जो 25% का ले ऑफ है उसके करने के पीछे मकसद यही है कि वो चाहते हैं कि अपनी रेवेन्यू को बूस्ट करें और साथ अपनी जो कॉस्ट है उसको वो कट करें वहाँ पे। तो ये कोई ये नहीं कि मतलब कोई ग्लोबल कोई इनकी कोई सेल्स डिक्लाइन हो रही है या फिर इनको कोई फंडिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ अपना रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए एक 25% का ले ऑफ कर रहे हैं और अपनी जो कॉस्ट वगैरह उनको कट कर रहे हैं। हाई रैंकिंग वैसे ज़ाहिर सैलरी तो बहुत ले रहे होंगे ना, बिल्कुल। तो वो भी इंक्रीज होगा। और साथ ये भी है कि ये जो दराज का ये जो करंट एक ले ऑफ चल रहा है, ये जो उनकी एक टॉप ब्रेस में जो एक चेंज हुई है रिसेंटली, उनके जो CEO हैं बाजार के मिकिसन, उन्होंने एक कंट्री छोड़ी वहाँ पे और दराज की एज ए CEO रिज़ाइन किया। अच्छा। तो उसके बाद जो नई मैनेजमेंट आई है, तो ये उसके एक जो मिशन है उसका हिस्सा है, जिसमें वो ले ऑफ कर रहे हैं और एक काइंड ऑफ रेवेन्यू बूस्ट का एक सस्ता तरीका एक यूज़ कर रहे हैं। नई मैनेजमेंट का एक फैसला है, नई मैनेजमेंट का फैसला, इसका CEO के छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। CEO के छोड़ने के बाद ऑफिशियल जब नई मैनेजमेंट आई है तो अपनी पॉलिसी ला रही है, तो उसी काइंड ऑफ ये है। तो पहले तो हमने बात की थी कि फंडिंग का इशू था, लेकिन इसमें तो ये है कि इसको फंडिंग का इशू नहीं है, और ये अभी दराज अभी मुल्क में है, पाकिस्तान में एटलीस्ट, और ये चलता रहेगा। पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी हो रही है, साथ एक ईज टू डूइंग बिजनेस भी हो गया हमारा, और हमारे लिए आसानी हो गई है। नहीं, ऑल्सो अगर आपको याद हो तो दराज में कोई साल में कोई 2-3 दफा एक बहुत मेजर सेल्स लगती हैं, 11 की सेल है, वो हर इवेंट पे लगती है, उनकी फ्लरिश करती है। तो भाई वेबसाइट्स क्रैश कर जाती हैं, वो इतनी पाकिस्तानी तो मतलब ई-कॉमर्स के लिए पागल हैं। तो हमने ग्लोबल इकोनॉमी की और ग्लोबल जॉब्स वगैरह की बात की है, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से खबर है स्टूडेंट्स के लिए, और वो ये कि हमारे आपको पता है कि स्टूडेंट्स कनाडा बहुत जाते हैं, फेवरेट डेस्टिनेशन, एग्जैक्टली, बहुत हॉट डेस्टिनेशन है। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, 2-4 कंट्रीज ही हैं, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे प्रोसेस ईजी होगा शायद जाने का। तो वैसे भी कनाडा को बड़ा अपनी, आप देखा जाए पंजाबी फिल्मों में हर जगह ग्लैमराइज किया जाता है, तो उनको बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन लगती है, अपना सा लगता है वहाँ पे। और पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी है, और साउथ एशियन काफ़ी ज़्यादा, इंडिया पाकिस्तानी जी। तो बेसिकली हुआ ये है कि कनाडा ने अब डिसाइड किया है कि वो जो स्टूडेंट्स का जो उनके पास कोटा है स्टूडेंट्स को बुलाने का, उसके लिए उन्होंने उस कोटा के ऊपर कैप लगा दिया है 2 साल के पीरियड के लिए। 2 साल के पीरियड तक वो 2 साल के लिए, यानी कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा कनाडा, जा सकेंगे बट वेरी लिमिटेड नंबर्स, जितने पहले जा सकते थे उतने डेफिनेटली नहीं होंगे। 35% जो है उन्होंने कैप लगा दी कि सिर्फ इतने ही लोग फिलहाल वो अप्लाई करेंगे। नहीं, उसके पीछे मतलब इतना मेजर कट लगा दिया उन्होंने कि 35% उनकी इकोनॉमी हर्ट करी है, उनकी हाउसिंग जो और जो सर्विसेज सेक्टर हैं उनको अफेक्ट हो रहा है कि वो दे आर अनएबल टू प्रोवाइड इतनी हाउसिंग टू सो मेनी पीपल, क्योंकि यानी रिसोर्स का उनको शॉर्टेज हो रहा है, रिसोर्स का हो रहा है कि वो इतनी तरह फैसिलिटेट नहीं कर रहे कि वो बाहर से एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनको देने के लिए अकोमोडेशंस नहीं है, अकोमोडेशंस नहीं है। उनका मेजर मसला ये है।
एंड फिलहाल आई थिंक देयर इकोनॉमी इज आल्सो नॉट दैट स्टेबल. हाँ, इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी हाई Exactly. गया है, कनाडा तुर्की का में भी- गया है, कनाडा में काफ़ी इन्फ्लेशन रेट हाई गया है। और मेरी गुज़िश्ता दिनों अपने एक दोस्त से बात हो रही है जो कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर काम करता है, तो वो भी यही बता रहा था कि जब वो गया था 2018 में तो उस वक्त सिचुएशन और थी और अब मजीद बदतर हो गई, उसको डबल जॉब करनी पड़ी है कनाडा में। और जिस तरह ये एक फैंटिसाइज किया जाता है कि आप जाएंगे एक साथ मैकडोनल्ड में काम करने जाते के, साथ ही आपको काम मिल जाएगा. वो बिल्कुल भी नहीं होगा है, सीन। वो ये दूर के ढोल सुहाने वो वाली मशवरा बात ये है, जो जाना चाहते हैं वो एकदम प्रॉपर स्टडी करके जाएं, ग्लैमराइज ना करें, फैंटेसाइज ना करें, कोशिश प्रॉपर स्टडी करें, एक प्लान के साथ जाएं वहाँ पे। ये ना हो कि आप वहाँ पे इमिग्रेंट टाइप का अपने आप को फील कर रहे हो और एक फुटपाथ पे बैठे हो। बस ये कुछ लोग अगर ओके विद डूइंग मीनियल जॉब्स कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर वो ड्राइवर, कारपेंटर, लेबर वगैरह काम करें, लेकिन वो भी अब शॉर्टेज हो गई ना, मार्केट में एंटर तो कर जाए ना, एंटर कर जाए। लेकिन अब इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है, तो अब देखें वहाँ पे एक और एक जॉब होगी तो वो भी पाकिस्तान वाला हाल होगा कि एक सीट होगी, उसके पीछे 20 बंदे होंगे जो उसकी जिसको पे नजर रखे होंगे और वो कोशिश करेंगे। बट नाउ यू सी ना कि लोग जाना चाहते हैं, बहुत चले भी जाते हैं कि हम वहाँ जाके कुछ ना कुछ करेंगे। सो अब वो स्टूडेंट वीजा जो है वो एक बहुत ईजी तरीका था, कि वहाँ स्टूडेंट्स के तौर पर जाएंगे, पढ़ लेंगे थोड़ा सा एंड देन उसके बाद वहीं रह जाएंगे। तो अब कनाडा ने कैप लगा दी है। अब वो नॉट जस्ट स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने कहा कि जी हम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी वर्क परमिट्स उन्होंने बहुत लिमिटेड कर दी हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनका लोड बहुत है ऑन देयर हाउसिंग सेक्टर। तो यही मतलब कनाडा को अब डेस्टिनेशन बनाई, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, अब किसी और कंट्री की तरफ देखना पड़ेगा। आई मीन ट्राई कर सकते हैं, स्लो होगा, चांस आपका है कि हो सकता है लग जाए, क्योंकि ये नहीं, लेकिन अब ये नहीं होगा कि हर किसी का चांस लग जाए। अब जिद ना बनाएं कनाडा को, एग्जैक्टली जिद ना बनाएं, और भी कंट्रीज ऑप्शंस बिल्कुल होनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट आल्सो, एज टूरिज्म के लिए भी एंड फॉर आई थिंक इमिग्रेशन के लिए भी। सही है। तो कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि जी इस साल कोई 3,60,000 जो हैं स्टडी परमिट्स वो अप्रूव कर देंगे। अच्छा, ग्लोबली, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तानीज, बट जो है बेसिकली ये फिगर जो है वो पिछले साल के हिसाब से कोई 35% लेस है। सो इफ यू नोटिस, तो उन्होंने एक ये 35% बहुत मेजर नंबर है। तो और अभी भी इतने वो 3.5 लाख से ऊपर जो है वो लोग स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं आने के लिए, लेकिन ग्लोबली है ना वो, आप ग्लोबली, हाँ एग्जैक्टली। तो आपका चांस लग गया, एग्जैक्टली। तो वो बट प्रॉब्लम ये है कि फिर यू कैन ट्राई बट डोंट पिन योर होप्स कि यही होगा, यही होगा फाइनल डेस्टिनेशन, बस हमने कर दिया है तो हम जाएंगे कनाडा। एग्जैक्टली, क्योंकि अब जरा कनाडा थोड़े हाथ खींच, चलो दुबई कंपेन चल सकती है, लेकिन चलो कनाडा आप मुश्किल है, कनाडा आप जरा मुश्किल हो गया। हाँ, चलो दुबई की तरफ फोकस करें, बिल्कुल। हाँ, तो उसके अलावा जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस कैप लगाने का जो पर्पस है वो स्टूडेंट्स को ही प्रोटेक्ट करने का है, कि वो जो कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप्स हैं उनके थ्रू, कि इसके होता क्या कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस क्वालिटी की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को सब स्टैंडर्ड की वो फैसिलिटीज और एजुकेशन ना मिले, उनको भी एक तरह से प्रोटेक्ट करने का उनका तरीका है। ये उनका मिनिस्टर का कहना है। काफी एक पॉजिटिव सोच है इसके पीछे, कि आप अपनी जो एक कनाडा एक कहा जाता है इंप्रेशन बना हुआ है, उसको बिल्कुल बरकरार, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कनाडा आए उनको लो क्वालिटी एजुकेशन मिले लोगों को, बिकॉज उससे नुकसान कनाडा का भी इवेंचुअली होगा, अगर लोग एजुकेशन लेके वहीं रह के काम करते हैं। देखिए वो तो हमारे मुल्क में आके उस कनाडा को भी तो रिप्रेजेंट करेंगे ना वहाँ पे। एग्जैक्टली, हाँ, कि यहाँ पे ये मामला है, यहाँ के पता लगे कि उन्होंने सीखा ही कुछ नहीं, हाँ सीखा ही कुछ नहीं, तो बिल्कुल। एंड इवन अगर वो कनाडा में भी रह के काम करते हैं, तो जब उन्होंने सीखा ही कुछ नहीं होगा तो वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसी की इकोनॉमी को। तो उन्होंने बेसिकली ये प्ली ली है कि जी हमने इस वजह से भी, एक ये भी रीजन है, हाउसिंग की तो प्रॉब्लम है ही उनके पास, तो ये भी एक वजह है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को के लिए काफी मेजर कट लगा है, बहुत मेजर कट है। बिल्कुल, इससे ज़ाहिर है उनकी जो सर्विसेज जो सेक्टर है और जो हाउसिंग सेक्टर, और मेरे ख्याल में टेम्परेरी होगा, जैसे वो बता रहे हैं कि कुछ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद तो कुछ ओवरकम कर लेंगे ना, कि कोई इस पे प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें इन्होंने कोई आसानी उनको हुई है कि नहीं, इफ उनकी इकोनॉमी कुछ फ्लरिश की है कि नहीं की, क्या वो अकोमोडेशंस उन्होंने बिल्ड की हैं। तो अगर वो कर पाएंगे तो 2 साल बाद वो दोबारा से वो कैप हटा देंगे, बट फॉर नाउ वो कैप है, उन्होंने अप्लाई कर दी है 2 साल के लिए। एंड अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं कनाडा जा पाएंगे। सननिंग न्यूज़ बताइए शायद यार आपने, है बट रिमेंबर, चलो दुबई। हाँ चलो दुबई, एक ऑप्शन तो है हमारे पास। बिल्कुल, फिलहाल वाजिद चलो दुबई तो बाद की बात है। फिलहाल जो जहाँ पे हमें चलना है, अगर आपको याद हो तो अगले 3 दिन जो है हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि फ्यूचर फेस्ट के नाम से एक फेस्टिवल हो रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में, जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट टेक इवेंट कहा जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ नॉट जस्ट पाकिस्तानी बट बहुत सारे मुल्कों के CEOs जो हैं टेक कंपनीज़ के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे टॉक्स होंगी, वहाँ पे पैनल डिस्कशंस होंगी, वहाँ पे बूथ्स लगे होंगे कंपनीज़ के, तो वहाँ पे आप लोग आके, और ऑफिशियल ये भी बता दीजिए समा उनका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी है। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि समा उनका मीडिया पार्टनर है। हम आपको अगले 3 दिन जो है वहाँ से एक डिटेल्ड कवरेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बिजनेस आवर के साथ मुझे और वाजिद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
है।